Hi Bacha Party, welcome to Commerce Adda 24/7. My name is Harsh and I'm your business studies mentor और अब मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करना चाहता हूं अपने इस चैनल पे कॉमर्स अड्डा 24/7 पे और मेरी आज की इस क्लास में और मेरे आज के इस प्यारे से सेशन में। तो यार सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करना है। अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह तुम लोगों ने बना रखे हैं ना स्कूल वगैरह के, जहां पे सारे बच्चे ऐड होंगे जो क्लास 12th कॉमर्स के हैं या सीयूईटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आपको वो सेशन, ये सारे सेशन शेयर करने और आप लोगों को जो है उनको बताना है कि यार इस सीरीज में भी आप लोग जुड़ो, जिस सीरीज का नाम है 10 का दम। और साथ ही साथ जो हम लोग आगे आने वाली सीरीज आपके लिए प्लान कर रहे हैं, जिसमें आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर हमें ना प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं, हमें क्लास 12th के प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं, हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, हमें दिखाइए कि कैसा पेपर आता है, 1 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, कैसा क्वेश्चन हमें पेपर में देखने के लिए मिलते हैं, आप सॉल्व करिए, हम पढ़ेंगे। तो बच्चों वैसी प्लानिंग भी आपके लिए चल रही है और आप लोगों को 15 अक्टूबर को शाम 5 बजे लॉन्चिंग में आना है और 18 तारीख से क्लासेस चालू हो रही है। एक नई ब्रांड न्यू सीरीज आपके लिए आ रही है इसी चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स अड्डा 24/7। तो आपको सारे दोस्तों को उसके बारे में बताना है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th में अगर आप हैं, बिजनेस स्टडीज अगर आप पढ़ रहे हैं, 10 का दम शो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। डे 9 आज हम लोग करेंगे कुछ और बहुत ही बढ़िया से कंसेप्ट और 10 दिन में 10 कंसेप्ट पढ़ाने का वादा किया था। धीरे धीरे हम भैया अपने 9th डे पे आ गए। मैंने आपको शुरुआत के जितने भी 8 दिन थे ना, उनमें अलग अलग चैप्टर्स के अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए। मैंने आपको बिजनेस इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पढ़ाया है, मैंने आपको प्लानिंग से पढ़ा दिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पढ़ा दिया, फाइनेंशियल मार्केट से पढ़ा दिया, मैंने आप लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन से पढ़ा दिया, मार्केटिंग से पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने आप लोगों को डायरेक्टिंग से पढ़ा दिया, स्टाफिंग से पढ़ा दिया। तो टोटल 8 क्लासेस हुई और 8 टॉपिक मैंने आपके कवर किए जो मेजर टॉपिक थे। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप ही लोगों की डिमांड पे आप लोगों ने कहा था कि सर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिवीजन करना है, तो मैंने कहा ठीक है भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रिवीजन करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया ये है आपका चैप्टर नंबर 2, है ना। ये क्या है भैया, आपका चैप्टर नंबर 2 है बिजनेस स्टडीज में और यहां पे आप सीखते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। अब अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करता हूं तो 2 लोग हैं, चलिए सॉरी, अगर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करता हूं तो 2 महान लोग हैं। क्या क्या नाम है भाई इन दोनों लोगों का? एक तो नाम है भाई हेनरी फेयोल, है ना, सर हेनरी फेयोल जी हैं जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। और दूसरे महान शख्सियत हैं, उनका नाम है F.W. टेलर। अब जो F.W. टेलर है, इन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, वो दिए हैं 4, और इन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट दी हैं तो वो दी हैं 7। कुल मिला के आपको टोटल 14, 4 और 7 अगर ऐड कर लेंगे तो आपको टोटल 25 चीजें यहां पे पढ़नी होती हैं, 25 प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलते हैं, राइट। और आज मैं आपको क्या पढ़वाने वाला हूं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इन 14 चीजों के बारे में, यानी कि हेनरी फेयोल के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में आज आप लोग पढ़ने वाले हो। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे बिना किसी देरी के। सबसे पहले हेनरी फेयोल जी के बारे में कुछ बातें जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कहा जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, या आप कह सकते हैं आसान भाषा में तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जनरल वर्ड भी यूज होता है, फंडामेंटल वर्ड भी यूज होता है। हेनरी फेयोल जिनकी तस्वीर आप यहां पे देख सकते हैं, तो हेनरी फेयोल जी जो हैं वो 1841 में 1841 में इनका जन्म हुआ, 1925 में देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और इन्होंने एक किताब लिखी, किताब का क्या नाम था, यहां पे लिखा हुआ है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये इनकी किताब का नाम था जिसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अपनी किताब में लिखे थे जो हम लोगों को पढ़ने होते हैं। अब हेनरी फेयोल के बारे में बता देता हूं, ये एक बहुत ही जाने माने फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट थे फ्रांस के, और इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स के बारे में 2 बातें जो है बहुत क्लियरली बता दी थी कि देखो भैया, पहली बात तो ये कि जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ सजेशन देते हैं, ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए बनाए गए हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट को मैं टारगेट करता हूं और टॉप लेवल मैनेजमेंट को सिखाता हूं कि कैसे आपको मैनेजमेंट करना है। और इन्होंने ये बोला कि देखो भैया, जो मेरे प्रिंसिपल्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है ये शुड नॉट बी लॉन्ग
बट आर सजेस्टिव इन नेचर। जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं ये लंबे लंबे नहीं है बट सजेस्टिव हैं। सजेस्टिव समझ रहे हो, मतलब मैं सजेशन दे रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी, करना हो तो करो, मत करना हो तो मत करो। इन्होंने किससे कहा? आगे आने वाले अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट से कहा। इन्होंने बोला सेकेंडली द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल। इन्होंने बोला जो मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बड़े फ्लेक्सिबल है। सर फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हुआ? ये जो मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये फ्लेक्सिबल है, इनको आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ये रिजिड बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मैं यहां पे कीवर्ड आपके लिए मार्क कर देता हूं। इन्होंने बोला कि आप मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जब मर्जी चाहो चेंजेस करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड कैन बी मेड इन देम केस इन केस ऑफ एनी नीड। आप मेरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जब मर्जी चाहो चेंजेस कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। आपका मन है, आप जब चेंज करना चाहो तो चेंज करो, क्योंकि जो मेरे प्रिंसिपल हैं वो फ्लेक्सिबल इन नेचर है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल आता है डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए बेटा, अब ये जो क्लास है ये क्विक रिवीजन की क्लास है। लिखा तो यहां बहुत कुछ है, मैं आपको कीवर्ड्स यहां पे बताने वाला हूं। क्विक रिवीजन की क्लास है तो बिल्कुल वैसे ही इसको पढ़ना है। देखिए सबसे पहले आपको मतलब बताऊंगा, 14 के 14 प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा और उनका मतलब बताऊंगा, ठीक है, और फिर आपको जो लिखा है वो भी समझा दूंगा, क्योंकि कंटेंट भी पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ कीवर्ड्स बताने से काम नहीं चलता है। मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स बता दूं, ठीक है, तो आप लिख के क्या आओगे? सिर्फ कीवर्ड्स लिख के आओगे? पॉइंट ये भी है ना। मान लो मैं कहूं कि भैया मैं 4 शब्द आपको बता देता हूं, मल्टीटास्किंग कल्चर के अपोज में काम करता है और डिवीजन ऑफ वर्क में काम को डिवाइड करते हैं, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट मिलते हैं। मान लो मैं आपको 3-4 कीवर्ड बता भी देता हूं लिख लिखा के, लेकिन होता क्या है कि जब तक आप रीड नहीं करते हो, जब तक आप कंटेंट को समझते नहीं हो, तब तक आप बोर्ड्स के पेपर में लिख के नहीं आ सकते हो। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं, ठीक है, कि भैया 5 कीवर्ड्स अगर आपको मैंने बता भी दिए तो आप लिख के नहीं आ पाओगे। लिख के आप तब आ पाओगे जब आप कंटेंट पढ़ोगे, जब आप 4 लाइनें पढ़ोगे, क्योंकि लिख के आना है ना यार, एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है कीवर्ड्स के बेसिस पे। हाँ, सीयूईटी का पेपर होगा, वहां पे कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन बोर्ड्स के पेपर में कंटेंट पढ़ना भी, रीडिंग करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रिंसिपल, जो सबसे पहला प्रिंसिपल है जिसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल। यहां पे हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि अपने बड़े से बड़े कामों को जो है लोगों में बांट दो। इससे क्या होगा कि एक इंसान एक समय पे एक काम करेगा। क्या बोला मैंने? कि भाई 1 पर्सन 1 टाइम 1 टास्क। एक इंसान एक समय पे एक काम करेगा तो क्या होगा? स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे सर? स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब होता है कि अगर मैं एक समय पे, मैं एक इंसान हूं, मैं एक समय पे अगर एक काम करता हूं तो मैं अपने उस काम में माहिर हो जाऊंगा, स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये वाली लाइन देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इस प्रिंसिपल में करते क्या है? इन दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड जॉब। बहुत बड़े से कामों को स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, हेनरी फ्योल यहां पे ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी दैट इफ एन एम्प्लॉय इज गिवन अ स्पेसिफिक टास्क टू डू, अगर एक एम्प्लॉय को एक काम दिया जाएगा तो दे विल बिकम मोर एफिशिएंट एंड स्किल्ड इन इट। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हेनरी फ्योल? कि अगर एक इंसान को एक काम दोगे ना तो वो अपने उस काम में ज्यादा एफिशिएंट हो पाएगा और ज्यादा स्किल्ड हो जाएगा। इन्होंने ये भी बोला कि एक समय पे एक ही काम करो भैया, मल्टीटास्किंग मत करो। अब मल्टीटास्किंग आप लोग जानते हो कि कुछ लोग होते हैं जो एक समय पे बहुत सारे काम करते हैं। हेनरी फ्योल कह रहे हैं कि एक समय पे बहुत सारे काम मत करिए। दिस इज सपोज टू अ मल्टीटास्किंग कल्चर वेयर एन एम्प्लॉय इज गिवन सो मेनी टास्क टू डू एट वंस। कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मल्टीटास्किंग कल्चर चलता आया है। मल्टीटास्किंग कल्चर में क्या होता है? हम अपने एम्प्लॉय को एक समय पे बहुत सारे काम दे देते हैं, जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है और कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाता है। मान लीजिए मुझे बहुत सारे काम एक बार में दे दिए जाएं तो मैं किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। बेहतर यह है कि एक समय पे एक काम हो। आगे देखिए हेनरी फ्योल ने क्या बोला। हेनरी फ्योल जी ने कहा कि द वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। इन्होंने बोला कि अपने काम को स्मॉल टास्क में या जॉब में डिवाइड कर लो। इन्होंने यह भी बोला कि हर एम्प्लॉय को ट्रेंड करो, उसको ट्रेंड स्पेशलिस्ट बनाओ जो उस काम को करने के लायक हो। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं, तो सबसे पहले मुझे ट्रेनिंग मिले कि भैया क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। फिर मैं धीरे धीरे काबिल बन जाऊंगा। कॉम्पिटेंट मतलब होता है कि मैं काबिल हो जाऊंगा, कॉम्पिटेंसी मतलब होता है मेरी अंदर की काबिलियत। जब मैं काबिल हो जाऊंगा तो मुझे मेरा काम दे दिया जाए परफॉर्म करने के लिए। हेनरी फ्योल ने आगे देखिए क्या बोला है, डिवीजन ऑफ वर्क से स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये हेनरी फ्योल ने खुद बोला था, इन्वर्टेड कॉमा में यहां पे लिखा हुआ है। सीधी सी बात बताता हूं, ये जो लाइन है ये मैंने एनसीईआरटी से उठाई है।
सर क्यों आपने एनसीईआरटी से उठाई? बहुत सिंपल सी बात है बेटा, क्योंकि आप जानते हो कि बोर्ड्स में एनसीईआरटी से भी बहुत सारे सवाल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और अगर आप एनसीईआरटी की 2-4 लाइनें लिख के आते हैं तो एग्जामिनर भी आपसे कहीं ना कहीं खुश होता है। अब आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि अपने वर्ड्स में लिख के आना है। बिल्कुल बेटा, आप अपने वर्ड्स में ही लिख के आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किताब को रट के जाइए और रटी रटाई लैंग्वेज लिखिए, लेकिन ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि 2-4 लाइन अगर आपको याद हो जाती है तो कोई बुराई नहीं है, अगर याद नहीं होती तो अपने वर्ड्स में लिख लो। देखिए क्या बोला जा रहा है, हेनरी फ्यूल ने कहा कि मेरा इंटेंट, मतलब मैं चाहता क्या हूं बेसिकली, हेनरी फ्यूल ने कहा कि जो मेरा इंटेंट है डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल के पीछे, वो ये है कि मैं ज्यादा काम कर पाऊं, ज्यादा बेहतर काम कर पाऊं, सेम एफर्ट लगाऊं। आप समझ रहे हो, मैं मेहनत उतनी ही करूं, एफर्ट सेम मारूं, एफर्ट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, एफर्ट में सेम करूं, प्रोड्यूस ज्यादा करूं, बेहतर काम कर पाऊं। ठीक है, इन्होंने बोला कि किसी भी ह्यूमन एफर्ट को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है स्पेशलाइजेशन। आपके अगर 100 एम्प्लॉय हैं तो वो अपना अपना काम करें, एक काम करें, वही सबसे बेहतर होगा। 100 लोगों से अलग अलग काम करवाने से अच्छा है कि आप एक इंसान से एक काम करवाइए, 100 लोगों से 100 काम करवाइए, वो सबसे अच्छा तरीका होता है, ऐसा हेनरी फ्यूल का कहना है। अब आते हैं बेटा हेनरी फ्यूल के अगले प्रिंसिपल पे, जिसका नाम है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है हेनरी फ्यूल का दूसरा प्रिंसिपल। यहां पे देखिए सिंपल हेनरी फ्यूल क्या कह रहे हैं कि अगर एक मैनेजर किसी सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, यानी कि जिम्मेदारी देता है, तो उसको अथॉरिटी भी दे। सर जिम्मेदारी को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? देखिए अगर मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, टू परफॉर्म द टास्क। अगर वो किसी काम को करने की जिम्मेदारी दे रहा है तो पावर टू कमांड भी दे। सिंपल सी बात है। देखिए अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं जमेगी। हेनरी फ्यूल ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दी है तो उसको पावर भी दीजिए काम करने की। ठीक है ना भाई, बिना पावर के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि बेटा जाओ जरा मार्केट से कुछ सामान ले आओ, मार्केट है 20 किलोमीटर दूर, लेकिन गाड़ी नहीं चला सकते हो। अरे भाई तो गाड़ी नहीं चला सकते हैं तो जाएंगे कैसे? गाड़ी चलानी आती है, उसके पास अथॉरिटी होगी तो वो इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, गाड़ी नहीं। अब आप कहोगे सर ऑटो से चले जाएंगे। मान लीजिए नहीं चलती ऑटो, मान लेते हैं ऑटो नहीं चलती, तुरंत काम चाहिए, ऑटो से लेट हो जाएगा, गाड़ी होगी हाथ में तो तुरंत जाके काम हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं गाड़ी खड़ी है, चाबी लो, लेकिन चला नहीं सकते हो, ये भी बड़ी दिक्कत। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए गाड़ी चलानी पड़ेगी, अथॉरिटी दे ही नहीं रहे हो। अच्छा मान लेते हैं कि एक मैनेजर ने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो सबऑर्डिनेट जवाबदेह हो जाएगा, जवाबदेही हो जाएगी। जवाबदेही समझते हो? जैसे तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पापा मम्मी तुमसे पूछेंगे कि बेटा बताओ काहे नहीं नंबर आए, तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर 4 पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर अपना समय निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तुमको इतना बड़ा किया है तो एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे कि भैया जिम्मेदारी है तुम्हारी ना, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी दी है उन्होंने कि भैया पढ़ो लिखो और हमको कुछ मत दो, तुम अपने खुद के लायक बन जाओ। तो उन्होंने क्या दे दिया बेटा, आपको अकाउंटेबल बना दिया। अब आप क्या हो जाएंगे, अपने पापा मम्मी को अकाउंटेबल हो जाएंगे कि पापा मेरे नंबर कम क्यों आए, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। तो हेनरी फ्यूल यहां पे बेसिकली कह रहे हैं कि देखो भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी शुड गो हैंड इन हैंड। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी दो। पढ़ के देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। सिंपल पहली बात तो ये लिखी है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। इट मीन्स दैट व्हेन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज गिवन अ पर्टिकुलर, इनका मतलब ये कि अगर किसी इंसान को, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पर्टिकुलर काम दिया जाता है और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है तो ये तभी पॉसिबल है जब आप उसको सफिशिएंट अथॉरिटी देंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। दोबारा रिपीट करता हूं, इन्होंने क्या बोला कि जब आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पर्टिकुलर काम देते हैं और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा। इट इज पॉसिबल, दिस कैन बी पॉसिबल ओनली व्हेन ही इज गिवन सफिशिएंट अथॉरिटी। जब आप उस इंसान को सफिशिएंट अथॉरिटी देंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। आगे देखिए इन्होंने क्या बताया है कि अथॉरिटी इज द राइट टू गिव ऑर्डर्स। अथॉरिटी का मतलब क्या है? ऑर्डर देने का अधिकार, कि मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं तो मैं अथॉरिटी में हूं और अपनी बात मनवाई जाए, ओबीडियंस, कि भैया मैंने बोला है तो कर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अथॉरिटी के साथ साथ चलती है कोरोलरी टू अथॉरिटी। 2 तरीके की अथॉरिटी होती है, एक होती है ऑफिशियल अथॉरिटी, एक होती है पर्सनल अथॉरिटी। ऑफिशियल अथॉरिटी के बारे में इनका कहना है अथॉरिटी टू कमांड, कि भैया मेरे पास ऑफिशियल अथॉरिटी है, मैं तेरा मैनेजर हूं, जा वो काम कर। ठीक है, तो अथॉरिटी टू कमांड इसे कहते हैं। और पर्सनल अथॉरिटी क्या होती है? पर्सनल अथॉरिटी एक अथॉरिटी होती है अपनी इंडिविजुअल मैनेजर की, भैया मेरा ये वाला काम कर दे।
ठीक है। पर्सनल अथॉरिटी मतलब कि भाई मेरे पास अथॉरिटी है, मैं तुम्हें जब चाहूं नौकरी से निकाल दूं, तो ये मेरी पर्सनल अथॉरिटी है, क्योंकि मैं मैनेजर हूं तो मेरे पास ये अथॉरिटी है। और मैं तुमसे काम निकलवा रहा हूं क्योंकि मैं मैनेजर हूं, तो ये ऑफिशियल अथॉरिटी है। अथॉरिटी दो तरीके की होती है, बस सिंपल सी बात इतना समझिएगा आप लोग कि यहां पे हेनरी फ्यूल कह रहे हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड। अच्छा, आज की क्लास के बाद एक काम करना, एक छोटा सा होमवर्क देता हूं तुम लोग को। आज की क्लास के बाद एक काम करना, एनसीईआरटी रीड कर लेना। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास? नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आर के सिंगला है, चलो कोई बात नहीं। आपके पास संदीप गर्ग है? नहीं है, कोई बात नहीं। पूनम गांधी, जो किताब हो आपके पास, आज घर पे जाइएगा, मेरे पढ़ाने के बाद रीड करिएगा और क्लास के नीचे कमेंट करिएगा कि समझ में आई या नहीं आई ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की कहानी। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल कहता है, अनुशासन का प्रिंसिपल कहता है कि देखो भैया, हेनरी फ्यूल यहां पे कहते हैं कि चाहे मैनेजर हो चाहे एम्प्लॉय हो, सब बराबर है, सभी को ऑर्गेनाइजेशन के रूल मानने पड़ेंगे, जो भी नियम है वो उनका पालन करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट सबके लिए क्लियर है, ठीक है। और डिसिप्लिन तो आप लोग जानते हो बेटा, आपके स्कूल में, मिलिट्री में, आर्मी में डिसिप्लिन से ही सारा काम होता है, ठीक है। डिसिप्लिन क्या होता है भाई? अनुशासन, कि भैया रूल्स के हिसाब से काम हो। काम होना ही जरूरी नहीं है, अनुशासन में रह के काम करना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्कूल में पढ़ाई करने तो जाते हैं, लेकिन अनुशासन में रह के पढ़ाई करना है। स्कूल में ऐसा नहीं है कि जब मर्जी आ रहे हैं जब मर्जी जा रहे हैं, प्रॉपर अनुशासन है। तो यहां पे हेनरी फ्यूल क्या कह रहे हैं, देखिएगा, द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट। कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल नंबर 1, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के नियम है और जो भी एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट है नंबर 2, ये दोनों के दोनों सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स दोनों के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल वर्किंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेसफुल वर्किंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चलाना है तो रूल्स का पालन करना पड़ेगा। हेनरी फ्यूल ने यहां पे क्या कहा, डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल। इन्होंने कहा कि भाई डिसिप्लिन के लिए अच्छे सुपीरियर हर लेवल पे होने चाहिए। क्लियर और फेयर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट्स है एम्प्लॉयमेंट के वो सबको पता होने चाहिए कि क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, उस पर काम होना चाहिए। और अगर जरूरत पड़े, अगर कोई रूल ना माने तो पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, याद करवा रहा हूं, गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट और एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। बात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड की। यहां पे हेनरी फ्यूल कह रहे हैं कि एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा, बस। एक आदमी दो अलग अलग लोगों से एक ही समय पे ऑर्डर नहीं ले सकता, ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 4, सिंपल, क्या कहा जा रहा है देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय शुड बी रिसीविंग ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर एट अ टाइम। कह रहे हैं एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा एक ही समय पे, और जो एम्प्लॉय है वो उसी सुपीरियर को आंसरेबल या अकाउंटेबल भी होगा, एंड दैट एम्प्लॉय शुड बी आंसरेबल ओनली टू दैट सुपीरियर। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, देयर शुड बी, देखिए अगेन रिपीट हो रहा है, देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। हर इंडिविजुअल, मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूं, मैं मान लीजिए एक एम्प्लॉय हूं, तो मुझे एक ही इंसान ऑर्डर देगा, दो अलग अलग लोग एक समय पे ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। कह रहे हैं अगर एक एम्प्लॉय ऑर्डर लेता है 2 सुपीरियर से तो ये यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन होता है। अगर आप एक एम्प्लॉय को दो अलग अलग लोग ऑर्डर दोगे तो ये यूनिटी ऑफ कमांड का वायलेशन हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड स्टेट्स दैट ईच पार्टिसिपेंट इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। इनका क्या कहना है देखिए, कह रहे हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड, देखिए अगेन रिपीट हो रही, तीसरी बार ये लाइन रिपीट हो रही है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, हर पार्टिसिपेंट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला हर एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर ओनली। एक काम करने वाला एक ही इंसान से ऑर्डर लेगा, दो अलग अलग लोगों से ऑर्डर नहीं लेगा। हेनरी फ्यूल ने इस प्रिंसिपल को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। हेनरी फ्यूल का कहना यह है कि देखो भैया, यूनिटी ऑफ कमांड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट वायलेट यूनिटी ऑफ कमांड। अगर आप एक समय पे एक इंसान को दो अलग अलग लोग ऑर्डर देते हो तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा और वो किसी का भी काम नहीं कर पाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या कहा जा रहा है वो भी देखिएगा, ये है आपका प्रिंसिपल नंबर 5। यहां पे ये कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि अगर एक प्लान है, ठीक है, अगर एक ग्रुप है, ग्रुप समझ रहे हो, ये बहुत सारे लोग हैं,
तो इनका हेड भी एक ही होना चाहिए, मतलब जो सुपीरियर हो वो भी एक ही हो। ठीक बात है। अच्छा, एक प्लान, एक ग्रुप, एक हेड, एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये सारे जो बंदे हैं ये तो अलग अलग काम करेंगे। बिल्कुल, एक्टिविटीज अलग अलग हो सकती हैं, एक्टिविटीज डिफरेंट हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं, अमन सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, प्रिंस सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। एक्टिविटीज डिफरेंट है बट प्लान एक ही है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाए। ग्रुप एक है, हम तीनों लोग एक ग्रुप में हैं कॉमर्स अड्डा 24/7 पे। हमारे हेड एक हैं और हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है। एक प्लान, एक ग्रुप, एक ऑब्जेक्टिव, एक हेड, एक्टिविटीज अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव एक ही है कि हमारे बच्चों का रिजल्ट बढ़िया हो जाए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में देखिए क्या कहा जा रहा है, दैट देयर शुड बी वन हेड फॉर वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। एक हेड, एक प्लान, एक ऑब्जेक्टिव, ग्रुप एक्टिविटीज डिफरेंट हो सकती हैं। ऑल द, देखिए अगेन रिपीट हो रहा है, ऑल द यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, फोकस्ड एफर्ट्स होने चाहिए, वो लोग कोऑर्डिनेटेड हों, साथ मिलजुल के काम करने वाले हों। जितनी भी एक्टिविटीज ग्रुप में हो रही हैं जिनके सेम ऑब्जेक्टिव हैं, एक प्लान है तो एक ही हेड होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 4 शब्दों में मैंने ये पूरे प्रिंसिपल को आपको समझा दिया है। एक प्लान, एक ग्रुप, एक हेड, एक ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज डिफरेंट हो सकती हैं। अगला प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नंबर 6। यहां पे हेनरी फ्यूल क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले कंपनी का इंटरेस्ट, ठीक है, पहले जनरल इंटरेस्ट, बाद में इंडिविजुअल का इंटरेस्ट। मतलब पहले तुम कंपनी के बारे में सोचोगे, बाद में किसी एक इंसान के बारे में सोचोगे। हेनरी फ्यूल ने कहा कि अगर एक इंसान अलग खड़ा हुआ है, अगर वो अपनी मनमाने पे तुला हुआ है, तो ऐसे तरीके ढूंढे जाएं कि वो भी कंपनी के बारे में सोचे, क्योंकि कंपनी का भला होगा तो सबका भला होगा। यहां पे आपको क्या करना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में सबऑर्डिनेट कर देना है, यानी कि मिला देना है। अगर एक इंसान अकेले खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो उसको जो है आप रिकंसाइल करिए, उसके जो भी टेंशन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में है उसको खत्म करिए। कुल मिला के एक लाइन में कहा जाए तो हेनरी फ्यूल का कहना यह है कि पहले कंपनी, बाद में इंडिविजुअल, क्योंकि कंपनी का भला तो सबका भला। पढ़ के देख सकते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट is one of the Fewell's 14 administrative principles where any individual's interest that conflicts with an organizational interest। इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो उसके इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में सबऑर्डिनेट कर दो, यानी कि मिला दो। अब मान लीजिए मैं कहूं कि नहीं भैया मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, मेरा जो हिसाब है वो कंपनी का हिसाब मैच नहीं कर रहा है, तो हेनरी फ्यूल क्या कह रहे हैं, इस केस में ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फाइंड वेज टू रिकंसाइल द टेंशन। ऑर्गेनाइजेशन को तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि टेंशन को कैसे खत्म किया जाए एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। इन्होंने क्या बोला, इन ऑल द सिचुएशंस द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रुप और द कंपनी विल सुपरसीड द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल। इन्होंने क्या बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन ऑल द सिचुएशंस, कुछ भी हो जाए, कंपनी का इंटरेस्ट पहले आएगा, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनका इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी एक इंसान के इंटरेस्ट से। एक इंसान का इंटरेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले सबका भला, बाद में एक इंसान का भला। ये नहीं कह रहे हैं कि एक इंसान का भला मत करो, करो भला, लेकिन पहले सबका भला करने के बाद करो, है ना, वो वाली चीज है ना, वसुधैव कुटुंबकम वाली हिसाब किताब है कि भगवान पूरी धरती का भला करना, तो वही वाली चीज है कि पूरी कंपनी का भला हो, हमारा भला अपने आप हो जाएगा। प्रिंसिपल नंबर 7, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहां पे हेनरी फ्यूल क्या कहना चाहते हैं, यहां पे हेनरी फ्यूल कह रहे हैं कि देखो भैया, जो जितना काम कर रहा है उसको उतने पैसे मिलने ही चाहिए। अगर आप उसको उतने पैसे नहीं देते हो तो वो मोटिवेट नहीं रहेगा एम्प्लॉय आपका, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाएगा। हेनरी फ्यूल का जो अगला प्रिंसिपल है वो क्या कह रहे हैं, द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस फॉर द वर्क दे कैरी आउट। एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिलने चाहिए, जो काम वो कर रहा है उसके हिसाब से। अगर आप अपने वर्कर्स को अंडर पे करते हो, एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट अंडर पेड वर्कर, अंडर पे का मतलब है काम कर रहा है 10,000 का,
मिल रहा है मान लीजिए 5,000, अंडर पे कर रहे हो, तो आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेटेड नहीं रख पाओगे और वो छोड़ के आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चला जाएगा। एक रेम्यूनरेशन में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों जुड़े होते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव पढ़ना है तो डायरेक्टिंग के अंदर आप मोटिवेशन टॉपिक पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है विजन बैच के अंदर। इन्होंने क्या बोला कि एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस, एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस मिलने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं अगर 10,000 का काम कर रहा हूं तो मेरे को 10,000 रुपए मिलने चाहिए। इससे क्या होगा, कम से कम उनको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कम से कम वो जी तो पाएंगे, इतना पैसा तो दो कि एक इंसान अच्छे से जी पाए। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, सेम टाइम पे कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए, कंपनी दे पाए उतना पैसा मांगो। इन अदर वर्ड्स रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। इन्होंने क्या बोला कि अदर वर्ड्स में कहा जाए तो रेम्यूनरेशन जस्ट यानी कि तुरंत उसने काम किया तुरंत उसको पैसा दो, और इक्विटेबल का मतलब है तुरंत, मतलब जो भी जितना भी वो हकदार है उतना उसको पैसा दिया जाए मार्केट रेट के हिसाब से। प्रिंसिपल नंबर 7 सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। यहां पे हेनरी फ्यूल देखिए क्या कह रहे हैं। हेनरी फ्यूल कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी पावर टॉप लेवल के पास चली जाना, ठीक है, तो सारी पावर टॉप लेवल के पास चली गई, यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी, कंसंट्रेशन कहिए या रिजर्वेशन ऑफ अथॉरिटी। अब आपने क्या कर लिया, अथॉरिटी को रिजर्व कर लिया कि भैया ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ भी होगा मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलेगा, मैं किसी को अपनी पावर नहीं देने वाला, मैंने सारी अथॉरिटी अपने पास रख ली, टॉप लेवल ने अपने पास रख ली, ठीक है। ये सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है होती है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा बनना चाहता है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, यहां पे हम अपनी पावर को डिस्पर्स कर देते हैं। डिस्पर्सल समझते हैं, चलो डिस्पर्सल नहीं समझते होंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जरूर समझते होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है अपनी पावर्स को बांट देना, हमें क्या करना है, अपनी पावर को बांट देना है डिसेंट्रलाइजेशन में। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिग ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, तो डिसेंट्रलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। डिसेंट्रलाइजेशन में आप सिंपल सा डायग्राम बना सकते हैं कि ये टॉप लेवल है और इसने अपनी सारी पावर यहां पे बांट दिया है, सबको बांट दिया है। और बांटा है एक इंसान को नहीं बांटा है, थ्रू आउट ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हमने बांट दिया है। तो यहां पे हम अपनी अथॉरिटी को अपने पास बचा के रख लेते हैं, कंसंट्रेशन कर लेते हैं, रिजर्वेशन कर लेते हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर होती है। डिसेंट्रलाइजेशन में हम अपनी अथॉरिटी को डिस्पर्स कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है, यहां पावर बांट दी जाती है सबको और यहां पावर अपने पास रख ली जाती है, किसी के पास कोई पावर नहीं होती है, ठीक है। यह हो गया हमारा अगला प्रिंसिपल, जो कि है प्रिंसिपल नंबर, देखो रेम्यूनरेशन 7 था, तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन 8th प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन, यह है हमारा प्रिंसिपल नंबर 9th, ठीक है। ये कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 9। स्केलर चेन क्या कह रहा है देखिएगा, डी को जी से बात करनी है तो डी सी से, सी बी से, बी ए से, ए ई से, ई एफ से, एफ जी से बात करेगा। एक एम्प्लॉय या तो अपने एक सुपीरियर से बात कर सकता है और या तो अपने एक सबऑर्डिनेट से बात कर सकता है, ऐसा हेनरी फ्यूल कह रहे हैं, ठीक है। सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, मान लीजिए डी को जी से कोई इमरजेंसी की बात कहनी होगी तो डी जो है जी से डायरेक्टली बात कर सकता है, इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। येलो लाइन जो दिख रही है वो गैंग प्लैंक है, ब्लू लाइन जो दिख रही है वो स्केलर चेन है। सिंपल कह रहे हैं कि डी जो है जी से डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकता है, उसको मीडिएटर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। बीच में अगर डी जो है जी से डायरेक्टली बातचीत करना चाहता है तो गैंग प्लैंक का सहारा ले सकता है, ठीक है। इट्स अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रेडिकेटेड ऑन एस्टैब्लिशिंग एन अनब्रोकन लाइन ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है ये कभी टूटेगी नहीं, ऐसा मान के चला जाता है। फ्रॉम द हाईएस्ट लो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑन डाउन, हाईएस्ट पे कौन है, ए, लोवेस्ट पे कौन है, डी और जी। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक स्केलर चेन चलता है। इस मॉडल के हिसाब से हर पर्सन को हर मैनेजमेंट लेवल पे कम्युनिकेट करना है, लेकिन सिर्फ उससे जो या तो एक लेवल ऊपर हो या तो एक लेवल नीचे हो। In this model, the person at each management level communicates only those directly above and below them. अगर ये सिस्टम, this system can be circumvented, आप इस सिस्टम को तोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में और ऑपरेशनल एफिशिएंसी के केस में। इस एक्सेप्शन को गैंग प्लैंक कहा जाता है, यानी कि डी जी से डायरेक्टली बात कर सकता है
बिल्कुल कर सकता है। इसी को हम लोग गैंग प्लैंक कहते हैं। प्रिंसिपल नंबर, आई गेस दिस इज द 10th प्रिंसिपल, ऑर्डर। ऑर्डर के प्रिंसिपल में यह कहा जाता है कि हर चीज हर इंसान अपनी सही जगह पे हो, और हर चीज और हर इंसान की, हर मटेरियल हर पर्सन की अपनी एक सही जगह होनी चाहिए। हर मटेरियल और हर पर्सन अपनी सही जगह पे ही पाया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको सामान ढूंढने में या इंसान ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑर्डर का प्रिंसिपल यह भी कहता है कि अगर आपको एक फेवरेबल वर्क कल्चर बनाना है कि जहां पे लोग आए और खुशी खुशी काम करें, तो ऑर्डर होना ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। A company should maintain a well-defined work order to have a favorable work culture. आपको एक फेवरेबल वर्क कल्चर बनाना है तो फेवरेबल ऑर्डर जरूर होना चाहिए। The positive atmosphere in the workplace will boost more positive productivity. अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा, पॉजिटिव के मतलब कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, सब अपना काम कर रहे हैं, खुशी खुशी कर रहे हैं, सब लोग खुश हैं, सब लोग मोटिवेटेड है, तो पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी रहेगी। इनका कहना क्या है, पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन सूटेबल प्लेसेस। हर इंसान की अपनी एक सही जगह, हर मटेरियल की अपनी एक सही जगह होनी चाहिए, ताकि उस चीज को, उस इंसान को समय रहते ढूंढा जा सके, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन इन इट्स हिज और हर प्लेस। जगह होनी चाहिए हर चीज हर इंसान के लिए, और हर इंसान और हर चीज अपनी सही जगह पे ही पाया जाना चाहिए। यह कहता है अपना ऑर्डर का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल नंबर 11, प्रिंसिपल नंबर 11 है इक्वालिटी का प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल में हेनरी फ्यूल कह रहे हैं कि देखो भैया, किसी भी इंप्लॉय के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी इंप्लॉय को डिस्क्रिमिनेट ना करे मैनेजर, किसी भी बेसिस पे, सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ, कोई किसी सेक्स का है, मेल है, फीमेल है, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, लैंग्वेज चाहे कोई कुछ भी बोले, किसी भी कास्ट का हो, कि कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी देश का नागरिक हो, आप उस पर डिस्क्रिमिनेशन मत करो। यही हमारा भारतीय संविधान भी कहता है कि हम सब भारतीय बराबर हैं, हमें किसी भी ऊंच नीच, जात पात, धर्म, जाति, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। हेनरी फ्यूल भी यही कह रहे हैं। ऑल एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड रिस्पेक्टफुली। इक्वली यानी कि समानता, कि आप समान तरीके से सबको ट्रीट करें, और रिस्पेक्टफुली यानी कि सम्मानता, सम्मान। तो समानता चाहिए, इक्वालिटी चाहिए और इज्जत चाहिए, सम्मान मिले और समानता मिले। ये एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉय फेस डिस्क्रिमिनेशन। एक किसी भी एम्प्लॉय के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनीवन ऑन अमाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी। दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइज काइंडनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। क्या कह रहे हैं कि जो मैनेजर्स हैं वो वर्कर्स के प्रति काइंड रहें, इंसाफ प्रिय रहें। दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन। लॉयल्टी यानी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके एम्प्लॉइज वफादार रहेंगे, और डिवोटेड रहेंगे मतलब है समर्पित रहेंगे। सिंपल है, आप अगर अपने एम्प्लॉइज को अच्छे से ट्रीट करते हो तो वो आपसे वफादार भी रहते हैं और समर्पित भी रहते हैं। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। यहां पे सिंपल सी एक बात कही जा रही है कि जैसे मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूं, मैं आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉय हूं, तो मुझे प्रॉपर टाइम मिले अपने रिजल्ट्स को, अपनी परफॉर्मेंस को शो करने का। मान लीजिए मुझे नौकरी मिलती है तो मुझे जॉब सिक्योरिटी मिले। मैं तभी, एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट तभी दे सकता है जब वो अपनी जॉब में सिक्योर फील करेगा। जैसे मुझे अगर कोई डर नहीं है कि भैया मुझे निकाला नहीं जाएगा, तो मैं अच्छे से काम करूंगा। ठीक है, एन एम्प्लॉय डिलीवर्स द बेस्ट इफ दे फील सिक्योर इन देयर जॉब। एक एम्प्लॉय अपना बेस्ट तब देगा जब वो अपनी जॉब में सिक्योर फील करेगा। ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि उसके एम्प्लॉइज जॉब में सिक्योरिटी फील करें। एक बात और समझिएगा, अगर आप जॉब में सिक्योरिटी देंगे तो लेबर टर्नओवर कम हो जाएगा। लेबर टर्नओवर क्या होता है? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है कि कितने लोग ऑर्गेनाइजेशन को एक साल में छोड़ के गए। लेबर टर्नओवर जितना कम है, माने कि कम लोग छोड़ के गए, तो ये उतनी ही अच्छी बात है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जाता है तो इसमें उस एम्प्लॉय का नुकसान तो है ही, लेकिन उसको कहीं और नौकरी मिल जाएगी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब कोई जाएगा तो कोई आएगा,
कोई आएगा तो रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन करोगे, टाइम लगेगा। दूसरी चीज है जब आएगा तो उसको ट्रेनिंग दोगे, काम सीखने में भी 2-4 महीने लग जाएंगे। तो अगर एक एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान है, एम्प्लॉय का तो जो नुकसान है सो है ही। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब भी समझ में आ गया होगा। आते हैं अपने 13th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे, जिसका नाम है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं कि हर एम्प्लॉय को आगे बढ़ चढ़ के ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, अपने सेल्फ मोटिवेशन से पहला कदम उठाना चाहिए, है ना। इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। चलिए देखिए इनिशिएटिव क्या कह रहा है। इनिशिएटिव में यह कहा जा रहा है कि हर एम्प्लॉय पहला कदम तो ले, इनिशिएट तो करे। किस बारे में सर इनिशिएट करे? अरे भाई वो इनिशिएट करे, वो डेवलप, एक पैसे ठीक है, अरे भाई वर्कर जो है डेवलप करे, है ना, वर्कर अपने इंप्रूवमेंट के प्लान्स लेके आए। ठीक है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? देखिए, द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड इनकरेज द एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्या कह रहे हैं? एक मैनेजर का यह काम है कि वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करे। भाई मेरे मैनेजर हैं तो वो मुझे मोटिवेट करें, मुझे सपोर्ट करें कि मैं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं, मैं इनिशिएट तो करूं। क्या इनिशिएट करूं? मैं अपने प्लान्स लेके आऊं कि भाई देखो सर ये मेरा प्लान है, मैं इस प्लान के हिसाब से अच्छा करना चाहता हूं। तो वर्कर्स को इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। इससे क्या होगा? वर्कर्स का अपने काम में इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनको लगेगा कि हाँ वो भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। इट इज थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। पहले सोचो और अपने प्लान को एग्जीक्यूट करो। कुल मिला के हेनरी फ्योल यहां पे ये कह रहे हैं कि एक एम्प्लॉय को इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज, लास्ट प्रिंसिपल हमारा जो आता है बेटा 14वां प्रिंसिपल, 14th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, दैट इज स्पिरिट डी कॉर्प्स। यहां पे एक क्रिकेट टीम की फोटो आपको नजर आ रही है जिसने वर्ल्ड कप उठाया था साल 2011 में। धोनी जी कैप्टन थे। कैप्टन कोई हो, वाइस कैप्टन कोई हो, प्लेयर कोई भी हो, लेकिन एक चीज देखने को बनती है, वो है इनका टीम वर्क, वो है इनकी स्पिरिट, वो है एक दूसरे पे भरोसा और वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और ये जब सब होता है तो टीम जीतती है, एक पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है। यही हेनरी फ्योल भी कह रहे हैं कि ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करें, वो अपने एम्प्लॉइज को सपोर्ट करें। डेवलपिंग ट्रस्ट, भरोसा बनेगा, सारे प्लेयर्स एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। इससे क्या होगा? रिजल्ट मिलेगा और वो भी पॉजिटिव रिजल्ट। समझते हैं? टीम जीतेगी। जैसे ये टीम जीती, कैसे जीती? एक दूसरे पे भरोसा था, ठीक है, एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, टीम वर्क था, ठीक है, स्पोर्ट्स वाला जो एक वो होती ना फीलिंग होती है ना, ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप, वो थी इन लोगों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर शुड ऑलवेज से, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैनेजर को कहना चाहिए वी विल डू दिस वर्क इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल डू इट। हम ये काम कर लेंगे, कभी ये नहीं कहना चाहिए मैं ये काम कर लूंगा, हम ये काम कर लेंगे। दिस बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर विल कीप अलाइव द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन अमंग द सबऑर्डिनेट्स। अगर मैनेजर का ये बिहेवियर रहेगा तो सबऑर्डिनेट्स के अंदर कॉपरेशन की स्पिरिट बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को मैं चाहूंगा कि आप लोग, वैसे बताने को तो मैं बता दूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कॉमर्स अड्डा 24/7 के शॉर्ट सेक्शन में जाएं। शॉर्ट सेक्शन में मैंने आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को याद करने का आसान सा निमोनिक बताया है, तो जाके आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को याद करने का एक बहुत ही बढ़िया निमोनिक बताया है, राकू उसे साइड दो। ठीक है, बहुत अच्छा निमोनिक है, यहां लिख देता हूं, राकू उसे साइड दो। अगर आपको 14 के 14 प्रिंसिपल याद करने हैं आराम से कर सकते हो। राकू से रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ए से आर के, राकू के आर से रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सी से सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, यू से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस से स्केलर चेन, एस से स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, ई से इक्विटी, एस से सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, आई से इनिशिएटिव, डी से डिसिप्लिन, ई से प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स, डी से डिवीजन ऑफ वर्क और ओ से ऑर्डर। ये हो जाते हैं आपके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, एक चीज और यार कि आप सभी बच्चों के लिए मंजिल प्रो बैच आपको पता है कि जो है इस समय बढ़िया चल रहा है
और आप आराम से मंजिल प्रो बैच से पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए यहां पे रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, सब कुछ आपके लिए है। बट लास्ट में मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग मंजिल प्रो में एनरोलमेंट करके मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, आपको प्रीवियस ईयर पेपर की किताबें भी मिल जाती हैं, सारी चीजें मिल जाती हैं। और दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल बैच ऑफ CUET अड्डा 24, मोस्ट अफोर्डेबल बैच। आसान भाषा में बोलूं तो सबसे सस्ता बैच आपको मिल रहा है मंजिल प्रो, जहां पे आपको लैंग्वेज भी पढ़ाई जा रही है CUT की और डोमेन भी पढ़ाए जा रहे हैं, साथ ही साथ PYP भी मिल रही है और मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, साइन अप लॉगिन करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, आपको CUET UG पे जाके CUET कॉमर्स पे जाना है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, लाइव बैचेस में भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, महापैक में भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। मैं मंजिल प्रो के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये अफोर्डेबल बैच है। आप लोग के कमेंट आते हैं कि सर और सस्ता और सस्ता और सस्ता, तो भैया ये सबसे सस्ता है, अफोर्डेबल बैच लिखा हुआ है। चिल्ड्रंस डे की सेल चल रही है, बाय नाउ पे क्लिक करिए, कूपन कोड एंटर करिए, क्या कूपन कोड है Y769, और जैसे ही अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि 1725 रुपए का आपका ये बैच जो है मिल रहा है ना। तो 1725 रुपए में आपको क्या क्या मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग में क्लासेस, डोमेन लैंग्वेज, PYP और मॉक टेस्ट। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक ले थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद। क्लास के नीचे कमेंट कर देना कि नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक के ऊपर चाहिए 10 का दम में, और नेक्स्ट जो भी होगी तो आखिरी क्लास होगी 15 तारीख को 5 बजे भी आना है लॉन्चिंग में अगली सीरीज की। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।